आज से 3 साल पहले कोविड से ठीक पहले यूएस में एक केस हुआ था जहाँ पर एक सिटीज़न को मार दिया था बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक सिटीज़न। और उसके बाद इतने ज़्यादा मूवमेंट चले थे, हमने देखा था ब्लैक लाइव मैटर्स और ये और वो सारी चीज़ें। आपने देखा था कि भाई आपकी ला लीगा ने वो चीज़ फॉलो की थी, आपकी प्रीमियर लीग ने तो वो बहुत स्केल पे फॉलो की थी। लेकिन क्या बीते 3 सालों में आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि क्या रेसिज्म रुका है, क्या रेसिस्ट चैंट्स अगेंस्ट प्लेयर्स रुके हैं? उसका आंसर होगा नहीं। और हाल फिलहाल में जितना कुछ रेसिज्म विनीशियस जूनियर ने फेस किया है वो एक अलग लेवल का है। और ऐसा नहीं है कि विनीशियस जूनियर ऐसा रिसेप्शन आपके यूरोप में अलग स्टेडियम्स पे पाते हैं, नहीं, ये स्पेन में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। और मैंने देखा, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, बहुत सारे लोगों के ट्विटर पे मैंने फीड्स देख ली हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं भाई कि विनीशियस जूनियर ना प्रोवोकेट करता है सामने वाली टीम को, सामने वाले प्लेयर्स को, रेफरीज़ को। ठीक है, करता होगा, करता है, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन क्या इस वजह से आप किसी इंसान को रेसिली अब्यूज़ करोगे, उस पर चैंट्स बनाओगे, उसको आप बुली करोगे? एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आपने देखा है कि 2 टीम्स डोमिनेट करती हुई आ रही हैं और उन दोनों टीमों में बहुत सारे ब्लैक प्लेयर्स खेल चुके हैं। आप अगर बार्सिलोना की बात करो, थीरी ऑनरी, आपके सैमुअल एटो और आपके याया टोरे और वो सारे प्लेयर्स। अगर आप मैड्रिड की बात करोगे, आपके पास अनगिनत नाम आ जाएंगे ऐसे ही। मार्सेलो हो गया आपका, आपकी बाकी प्लेयर्स हो गए जो पहले पेपे वगैरह खेलते थे। क्या हम अभी भी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए हैं? और इसका आंसर होगा बिल्कुल 110% नहीं। विनीशियस जूनियर को कल जो फेस करना पड़ा, विनीशियस जूनियर को जिस तरीके से कल ट्रीटमेंट मिली है ला लीगा की तरफ से, वेलेंसिया फैंस की तरफ से, वेलेंसिया मैनेजमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। और ये आप फुटबॉल को इस तरीके से ना किल कर रहे हो, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं, जो पोटेंशियल फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, अगर आप उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट दोगे तो एक टाइम पर आकर वो आपकी कंट्री को, वो आपके क्लब को छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। और रियल मैड्रिड पूरे फ्रंट फुट पर आकर यहाँ पर आपके विनीशियस जूनियर को बैक कर रही है, उनको डिफेंड कर रही है। कार्लो एंचेलोटी की बात करो, आप उनके फॉर्मर प्लेयर्स की बात करो, यहाँ तक कि फॉर्मर प्लेयर्स छोड़ दो यार, आपके रियो फर्डिनेंड और आपके बास्केटबॉल सुपरस्टार्स और बाकी अदर स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं वो भी आकर विनीशियस जूनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। रिचार्लिसन वगैरह जो उनके कंट्री मैन है वो कर रहे हैं, कोर्टुआ, आपके टोनी क्रूज, फर्लैंड मैंडी, जितने भी उनके फेलो टीममेट्स हैं वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बारसा फैंस भी हैं जो आपके विनीशियस जूनियर के इस ट्रीटमेंट को अपोज कर रहे हैं कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट कोई प्लेयर डिजर्व नहीं करता। और देखो, राइवल और नो राइवल, आपकी टीम का प्लेयर हो या सामने वाली टीम का प्लेयर हो, ये ह्यूमैनिटी है, राइट? आप किसी की रेस के ऊपर, किसी के कलर के ऊपर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते। एंड देखो, हमारे इंडिया में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि हम अपने उसमें देखते हैं, हम हमेशा किसी ना किसी को ए कालू, ए मोटे, ए ऐसे करके हम उसको करते ही है ना ट्रीट। तो हम उस लेवल पे आप रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो इंसान ये चीज़ फेस कर रहा है डे टू डे बेसिस पर, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा। यहाँ पर स्पेनिश बोर्ड, आपके हेवियर तेबास आकर विनीशियस जूनियर के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि विनीशियस जूनियर की ये गलती है, विनीशियस जूनियर हर मैच में कैसे टारगेट बन जाते हैं और हर बार उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाता है, ऐसा वैसा। भाई देखो, विनीशियस जूनियर के ऑन्टोराज आकर ये चीज़ क्लियरली बोल चुके हैं कि अगर इससे बेटर तरीके से डील नहीं किया गया तो विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड छोड़ सकते हैं, स्पेन छोड़ सकते हैं। विनीशियस जूनियर ने कल जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, कल जो इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला यार कि वंस दिस लीग बिलोंग टू रोनाल्डिनियो, मेसी, रोनाल्डो एंड द ग्रेट्स ऑफ द गेम। और आज के टाइम में आप देख रहे हो कि दिस लीग हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द रेसिस्ट क्राउड। और ये चीज़ पहली बार हुई नहीं है। आपको याद होगा एटलेटिको वाले गेम से पहले एटलेटिको मैड्रिड ने विनीशियस जूनियर का पुतला टांग रखा था, राइट? और उनको उस चीज़ के लिए कोई भी बैकलैश नहीं मिला था। यहाँ पर वेलेंसिया ने ये चीज़ कर रखी है, आपकी जो बाकी टीम्स हैं उन्होंने ये चीज़ कर रखी है। इटली में ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप इटली में जाओगे आपको रेसिस्ट चैंट्स मिलेंगे। उन्होंने तो अपने प्लेयर्स तक को नहीं छोड़ा, मारियो बैलोटेली और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेन में हो रहा है। और विल्फर्ड ज़ाहा ने, जब वो ब्लैक लाइव मैटर्स के लिए हम लोग नहीं देखते थे ना लेते हुए प्लेयर्स को, और अभी भी लेते ही हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स में, लेकिन विल्फर्ड ज़ाहा ने मना कर दिया था कि मैं नी नहीं लूँगा। क्योंकि आप खुद बताओ यार, नी लेने से आपके गेम में कुछ मतलब फ़र्क पड़ा क्या? क्या आपने रेसिस्ट चैंट्स रोक लिए क्या आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल लगा लिया क्या? नहीं। और इसके लिए आपको एक अलग से गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ेगी अगर आप ये चीज़ें फुटबॉल में नहीं देखना चाहते हैं। डेफिनेटली भाई, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, Xavier Tebas is killing La Liga. Xavier Tebas will be the biggest reason for La Liga's downfall. और अगर प्लेयर्स, जो फ्यूचर प्लेयर्स हैं आपके, जो आपके वाइट प्लेयर्स नहीं हैं, बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, वो अगर आपकी ला लीगा ज्वाइन नहीं करेंगे
तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न इन चीज़ों का होगा। अब देखो ये इस लेवल पे आपको इम्पैक्ट करती नहीं दिखेंगी कि यार ठीक है चैंट ही तो कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपको अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ बोल देता है, या फिर अगर आपको क्लास के सामने टीचर आपको कुछ बोल देता है, राइट, या आपका मजाक बना दिया जाता है 4 लोगों के बीच में, जैसे आप एक ग्रुप में हो और वहाँ पे 5-6 लोग हैं और आपको टारगेट करके बुलाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो फिर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है और आप हरासमेंट फेस करते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली हरासमेंट। यहाँ पर आप एक प्लेयर को, एक अच्छे खासे प्लेयर को, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को, जो कि अपनी करियर को अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में लेके जा रहा है, जो आपकी ला लीगा को हाइप दे रहा है वापस से, आप उसको, उसके पोटेंशियल को और उसके टैलेंट को किल करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ही इज़ बेस्ट एंड ही इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ योर स्क्वाड, राइट। तो ये चीज़ रोकनी पड़ेगी और इस चीज़ पर भाई आपके फीफा को और यूएफए को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जो एफए है आपकी कंट्री की, अगर वो उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर रही, अगर आपके प्रेसिडेंट आकर इतने मतलब गिरे हुए कमेंट्स दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पर तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो उनसे ऊपर हायरार्की है उससे एक्शंस की डिमांड करनी पड़ेगी। बट इसके बाद भाई थोड़ी सी अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग। अब देखो यूनाइटेड अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उनको अपने फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है कि हमारे पास कितना बजट होगा, हमारी ओनरशिप में चेंज होगा नहीं होगा, अगर होता है तो कब होगा, क्योंकि कल रात में जो अपडेट्स आई हैं उसके हिसाब से आपके ग्लेजर्स सीजन के एंड होने के बाद भी और टाइम ले सकते हैं आपके टेक ओवर कंप्लीट करने के लिए। और जितना ज़्यादा ये टेक ओवर डिले हो रहा है ना, उतना ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि आपके ग्लेजर्स रुक सकते हैं क्लब के अंदर। एंड अगर ये चीज़ हो गई, अगर ग्लेजर्स रुक गए क्लब के अंदर, तो शायद उससे ज़्यादा डार्केस्ट डे यूनाइटेड के लिए नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम आपने वेस्ट किया, आप अपनी विंडो भी प्लान नहीं कर पाए, आपको बजट का आइडिया नहीं था, इसीलिए आपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, और शॉर्टलिस्ट किया भी तो आपने उन प्लेयर्स को अप्रोच नहीं किया नेगोशिएशंस के लिए, क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको ऊपर से कितना बजट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर ग्लेजर्स रुक जाते हैं और अगर ये जो डिले है अभी थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है, तो यूनाइटेड का आने वाला सीजन बहुत ज़्यादा जेपर्डी में जाएगा। एंड डेफिनेटली भाई अभी एक न्यूज़ अपडेट ये भी आई है कि शेख जसीम अगर यूनाइटेड को टेक ओवर नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी वेस्ट हैम को टेक ओवर करने का डिसीजन ले सकते हैं। अब देखो वेस्ट हैम इज़ आई थिंक इज़ अ स्मोक स्क्रीन, लेकिन सबसे ज़्यादा डर जो मुझे इस चीज़ का है वो है कि कहीं वो स्पर्स में ना चले जाएं, क्योंकि स्पर्स में सिर्फ उन्हें क्लब परचेज करना है, नया ग्राउंड है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, उन्हें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको सिर्फ उनका जो मार्केट वैल्यू है स्पर्स का वो पे करके उनको टेक ओवर करना पड़ेगा। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट लिवरपूल एज वेल, क्योंकि अभी उन्होंने सारी चीज़ें अपग्रेड की हैं, उनका जो अभी स्टेडियम है वो एक्सपेंड हो ही रहा है। तो डेफिनेटली भाई ये दोनों डील्स बहुत बेनिफिशियल हैं कतर के लिए, और जितना ज़्यादा डिले होगा ये यूनाइटेड का टेक ओवर, उतना कहीं ना कहीं यूनाइटेड को कतारी ओनरशिप से दूर जाता अपने आप को देखना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर ही नहीं हुई, जैसे कि हमारे क्लब में से कौन कौन से प्लेयर्स वो होंगे जिनको हम बेचने वाले हैं। तो ये सारे डिसीजंस भाई अभी क्लब को लेने, और अभी तक हमने देखा नहीं है कि क्लब अभी एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा जहां पर वो डिसाइड कर पाए हो कि उनको स्कॉट मैकटोमिने का क्या करना है, मैगवायर का क्या करना है, उनको एंटनी मार्शल का क्या करना है, या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ क्या करना है। तो बहुत अभी एक डिसाइडिंग टाइम पीरियड आने वाला है, और क्योंकि डिसाइडिंग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, हमें पता है कि हमें साइनिंग्स चाहिए हैं। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट एक सबसे बड़ा सरदर्द है हमारे लिए। डेविड डिया ने गोल्डन ग्लव जीत लिया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, लेकिन हमें अब डेविड डिया से आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि आपके डेविड डिया के बैकअप के तौर पर कोई ऑप्शन है नहीं, डीन हेंडरसन आपके लोन पर थे, अब वो वापस आएंगे, लेकिन न्यूज़ ये बताई जा रही है कि अब नॉटिंघम फॉरेस्ट डीन हेंडरसन को परमानेंट बेसिस पे साइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने एक सीज़न अपना जो है वो सिक्योर और कर लिया है अभी जब उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट मैच निकाला। तो भाई यहाँ पर अब डीन हेंडरसन अगर चले जाते हैं तो फिर आपके पास बैकअप के तौर पर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, राइट। तो अगर बैकअप के तौर पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप किसको जाकर लेकर आओगे? अभी डेविड राया क्योंकि ब्रेंटफोर्ड छोड़ने वाले हैं, तो क्या हम डेविड राया पे 40 मिलियन खर्च करेंगे, और या फिर हम माइक मेनियन के पीछे जाएंगे, या फिर कोई और कीपर होगा जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे? जैसे ब्राइटन के आप अगर बात करो रॉबर्टो सैंचेज, या फिर अगर आप बात करो एथलेटिक बिल्बाओ के आपके उनाई सिमोन, लेकिन अभी भी किसी नाम से कोई एक ऐसा पुख्ता लिंक नहीं आया आपका जहां पर आप ये बोल पाओ कि नहीं यूनाइटेड आर सीरियसली टारगेटिंग एंड सीरियसली गोइंग आफ्टर दिस प्लेयर। मिडफील्ड में भी हमारे पास ऐसा कोई अभी नाम निकल कर नहीं है जिसके बीच हम बिल्कुल बावले होकर घूम रहे हैं। जैसे लिवरपूल के केस में आप मैकैलिस्टर की बात कर सकते हो, और मिडफील्ड की बात आई है, साइनिंग्स की बात आई है, तो आपको पता है यार कि मैन सिटी अभी गुंडोगन और बर्नार्डो सिल्वा के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि अब जो आपके बार्सिलोना के साथ लिंक्स थे वो कहीं ना कहीं अब आपके डाई डाउन हो गए हैं, और एक नई टीम आ गई है भाई रेस में, और ये चीज़ डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट की है। अब मतलब
इंग्लिश फुटबॉल के टीयर 1 जर्नलिस्ट, वो उससे ज़्यादा रिलायबल फेब्रिजियो भी नहीं है जब आप प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करते हो। तो डेविड ऑर्नस्टीन ने रिपोर्ट किया है कि आर्सेनल आर हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग गुंडोगन ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर गुंडोगन का देखो अभी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। आर्सेनल ऑलरेडी लास्ट ईयर 2 मैन सिटी के प्लेयर साइन कर चुकी है, गैब्रियल हीजूस एंड जिनचेंको, और वो अपना तीसरा मैन सिटी का प्लेयर टारगेट कर रहे हैं मिडफील्ड के अंदर जो है एडिशन। और बताया जा रहा है कि जाका के आपके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप गुंडोगन को लाने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो ये कितनी न्यूज़ सही है या फिर ये इसमें कितना सीरियसनेस है, लेकिन अगर डेविड ऑर्नस्टीन ने रिपोर्ट किया है तो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। आपने गुंडोगन का भी स्टेटमेंट सुना कल जब आपकी मैन सिटी ने टाइटल उठा लिया, उन्होंने बोला कि आई एम रेडी टू लिफ्ट 2 more टाइटल्स। तो अब 2 more टाइटल्स, अब ये देखो 2 more टाइटल्स क्या हैं, क्या वो चैंपियंस लीग और एफए कप है या फिर वो 2 और साल आपकी प्रीमियर लीग टाइटल्स हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर 2 और साल रुकते हैं मैन सिटी में आपके गुंडोगन, तो बार्सिलोना के लिंक्स और ये आर्सेनल के लिंक्स सब स्मोक स्क्रीन था। और अभी ऐसा कुछ सीन चल नहीं रहा है। रिलेशनशिप भी काफ़ी सही बताया जा रहा है पेप और गुंडोगन के बीच में, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई अगर सब कुछ सही है तो फिर गुंडोगन मैन सिटी क्यों छोड़ना चाहेंगे। हाँ, आई मीन हो सकता है कि ही हैज़ अ ड्रीम टू प्ले इन द ला लीगा, लेकिन एट द सेम टाइम अभी जिस तरह की डोमिनेंस फेज में है मैन सिटी, वो क्यों अपने एक इतने बड़े मैच विनर को, क्योंकि आप देखो साल दर साल जब भी एक डिसाइडिंग टाइम आता है ना सीजन का, गुंडोगन ऑलवेज स्टेप्स अप, हमेशा। चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करो, खासकर प्रीमियर लीग में तो गुंडोगन हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड। वो आखिरी के 7-8 गेम वीक में लास्ट ईयर का जो इनसेन कमबैक था अगेंस्ट एस्टन विला, वो हमें याद है। गुंडोगन ने स्कोर किया था भाई, विनर मारा था, एंड ही ब्रॉट दी 7th टाइटल बैक, राइट नाउ 6th टाइटल बैक, पीएल टाइटल बैक टू मैन सिटी। तो वो एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। ऑल्सो अगर आप बात करो यहाँ पर बाकी सारी साइनिंग्स, जैसे लिवरपूल है, लिवरपूल ने बॉबी फर्मिनो का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन आउट हो गया उनका, नाबी किएता भी जा रहे हैं उनके, और उनके बाकी प्लेयर्स हो गए जैसे कि मिलनर वगैरह, वो भी जा ही रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लिवरपूल को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए है आपके सेंटर बैक डिपार्टमेंट में, आपके राइट बैक डिपार्टमेंट में, बैकअप के तौर पर, मिडफील्ड में तो डेफिनेटली चाहिए है, नंबर 9 में तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ राइट विंग के तौर पर उनको एक बैकअप ज़रूर साइन करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद सलाह के आप ऊपर इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बड़ा हैविंग सेड दैट, यहाँ पर लिवरपूल के लिए एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर ये अराइज हुई है कि मैकलिस्टर ऑलरेडी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एग्री कर चुके हैं, आपके जो प्री कॉन्ट्रेक्चुअल आपके टर्म्स होते हैं वो एग्री हो चुके हैं, अब बस आपकी ब्राइटन से डील एग्री होना बाकी है। उसके अलावा अगर आप बात करो यहाँ पर मिडफील्ड में, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड रोल के लिए अभी ऐसे कोई खासे लिंक्स नहीं आए, लेकिन हाँ काइसिडो के लिए लिवरपूल अभी भी पुश कर सकती है। इवन आर्सेनल कैन गो फॉर काइसिडो, लेकिन आर्सेनल के जो ज़्यादा लिंक्स हैं वो इस टाइम पर आपके डेक्लन राइस के साथ आ रहे हैं, एंड डेक्लन राइस अगर आपके आर्सेनल जाते हैं तो फिर मोजेस काइसिडो डेफिनेटली इज गोइंग टू गो टू सम अदर क्लब इन द प्रीमियर लीग, जो कि प्रोबेबली शायद लिवरपूल हो सकता है, क्योंकि फेबिनियो का गेम जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गया है आपके पिछले 1-1.5 सीज़न के अंदर, तो वहाँ पर लिवरपूल को डिसीजन लेना पड़ेगा। यूनाइटेड के केस में देखो यार, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। जब तक आपकी ओनरशिप क्लियर नहीं होती तब तक आप मार्केट में जाकर ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका एक फैंटेस्टिक समर होगा। कुछ जो बहुत ही अनरिलायबल सोर्सेज वो बता रहे हैं कि भाई कि यूनाइटेड ना 250-300 मिलियन खर्च करने को तैयार है। एथलेटिक रिपोर्ट करे कि 100 मिलियन खर्च कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये प्लेयर्स ऑफलोड करते तो प्रॉब्ली शायद 100-150 मिलियन खर्च कर लेंगे, लेकिन ये 300 मिलियन तो तब खर्च हो पाएंगे जब आप अपनी टेक ओवर कंप्लीट करोगे, आपका डेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी कतर, और उसके साथ ही साथ आपके जो प्लेयर्स होंगे वो भी सेल किए जाएंगे, तब जाकर आप उम्मीद लगा सकते हो कि 250 मिलियन का जो एक्सपेंडेड बजट है वो मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो भाई फिर तो आप जो है बाबा जी का ठुल्लू लेकर बैठे रहना, और अगले सीज़न में वापस आप फिर यूरोपा में आओगे, या फिर हो सकता है यू माइट डंप आउट ऑफ यूरोपा एज वेल, क्योंकि बाकी सारी टीमें जो आपके नीचे हैं वो इंप्रूव कर ही रही हैं। आप ब्राइटन को देखो, फुलम को देखो, आप न्यूकासल को देखो, राइट, और अब तो चेल्सी इंप्रूव करके आएगी नेक्स्ट सीजन में पोचेटिनो के अंडर, तो वो भी फ्रंट फुट पे आएंगे। आपकी लिवरपूल भी अपने आप को इंप्रूव करेगी, वो भी है, एंड हु नोज़ अगर कोई अच्छा मैनेजर आ जाता है तो आपकी स्पर्स भी compete करेगी वापस से, जो कि करती आई है, ट्रॉफीज भले ना जीती हो, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हो कि वो आपके यूरोपियन प्लेसेस के लिए तो फाइट करते ही करते हैं, इजंट इट। तो यही था कुछ जो कल रात में हुआ है, एंड मैन सिटी ने अपना एक और टाइटल उठा लिया कल रात में चेल्सी को हराकर। चेल्सी बात करने की कोई बात मतलब वजह है नहीं, क्योंकि चेल्सी है ही नहीं अभी उस जोन में। चेल्सी पर अलग से हम पॉडकास्ट कर लेंगे उनके बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई आप लोग बताइए कि क्या विनीशियस जूनियर के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है क्या वो जस्टिफाइड है? ऑल्सो क्या यहाँ पर
ला लीगा को एक्शन लेना चाहिए इनके अगेंस्ट, यानी और हेवियर तेबास को। मेरे हिसाब से भाई आई थिंक अब ना पानी सर के ऊपर जा रहा है। तेबास ने बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा सताया है, वो रियल मैड्रिड के को भी पीछे नहीं मतलब छोड़ते नहीं, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है दैट गाय इज ऑल्सो अ रेसिस्ट, राइट। और यहाँ पे पूरी फेडरेशन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि रेसिस्ट चैंट्स लगाए गए थे, जो ट्रीटमेंट विनीशियस जूनियर को मिला। और सोचो आप रेसिस्ट ये मतलब चैंट वगैरह फेस कर रहे हो, सब कुछ फेस कर रहे हो, एंड देन यू आर द वन हु इज गेटिंग रेड कार्डेड, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है। तो आप लोग बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, वीडियो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर एजिंग क्लोजर टुवर्ड्स 60 के, जल्दी से 59 के कराओ, फिर 60 के कराओ सीजन खत्म होने से पहले। एंड विद दैट आई टेक अ लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, एंड बताना जर्सी कैसी लग रही है।